क्या सामने देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मोनोपोली अराइज ही क्यों होती है। व्हाई डज मोनोपोली अराइज? हमारे देश में मोनोपोली है तो क्यों है। मैंने बहुत सारे रीज़न बताए इसके। कुछ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का रॉ मटेरियल पे कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट लाइसेंस दे देती है, पेटेंट करवा लेते हैं, कॉपीराइट करवा लेते हैं। अब अगला टॉपिक दे रखा है आपको, ये यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट तक कल पढ़ा दिया था। यहाँ से शुरू हो रहा है, मोनोपोली में रेवेन्यू के कर्व कैसे होते हैं। मोनोपोली में ये रेवेन्यू का कर्व जो गलत बना हुआ है, ये AR एक्स एक्सिस से टच हो रहा है, ये एक्स एक्सिस से टच नहीं होगा। ये AR का कर्व होगा और ये MR का कर्व होगा, दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे। कैसे होंगे? इसमें जो मुद्दे की बात है वो सुन लो बराबर। लोगों को ये लगता है कि मोनोपोली में आप हमेशा सुपर प्रॉफिट कमाओगे। हमेशा मोनोपोली में क्या होगा? सुपर प्रॉफिट होगा, मतलब रेवेन्यू ज़्यादा होगा कॉस्ट से। और मोनोपोली में आप कितना भी याशी, यहाँ देखो, मोनोपोली में आप कितना भी हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो। ये टॉपिक पढ़ने के बाद ये मिथ दूर हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है कि मोनोपोली में आप कितना भी प्राइस चार्ज कर सकते हो। लाइक एनी अदर मार्केट, मोनोपोली में भी आपको डिमांड बढ़ाने के लिए प्राइस कम करनी पड़ती है। लाइक एनी अदर मार्केट, मोनोपोली में भी डिमांड बढ़ाने के लिए प्राइस क्या करनी पड़ती है? कम करनी पड़ती है। जैसे इस डब्बे से देखो, आप 0 यूनिट बेच रहे थे जब 10 रुपये का प्राइस था। जैसे ही आपने 9.5 रुपये करा प्राइस, 1 यूनिट बिक गई। 9 रुपये करा, बोलते रहो, 8.5 करा, 8 करा, 7.5 करा। तो आप जैसे जैसे अठन्नी बढ़ा रहे हो, अरे कम कर रहे हो अठन्नी, 1 यूनिट। तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस एक ही होते हैं। एवरेज रेवेन्यू सेलर के हिसाब से होता है, प्राइस बायर के हिसाब से होता है। आप बोलोगे तो बायर बोलोगे, आप बोलोगे तो प्राइस बोलोगे, सेलर बोलेगा तो एवरेज रेवेन्यू बोलेगा। एवरेज रेवेन्यू का मतलब पहले भी बता चुका हूँ, 1 यूनिट बेचने से जो आता है रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू आपको बताइए। एवरेज रेवेन्यू को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। 9.5 को 1 से करोगे, 9 को 2 से करोगे, 8.5 को 3 से करोगे, 8 को 4 से करोगे, एंड सो ऑन। TR 1 यूनिट बेच के आया, 1 कचौरी बेच के आया 9.5 रुपये, ठीक है। 2 कचौरी बेची, 9 रुपये में बेची। 2 कचौरी 9 रुपये में बेची तो टोटल रुपये कितने आए? 18 रुपये। 3 कचौरी 8.5 रुपये में बेची तो टोटल पैसे कितने आए? 25.5 रुपये, एंड सो ऑन, एंड ये सॉरी TR आ गया आपका। क्या आ गया? अब MR निकलेगा TR के चेन से। 9.5 तो 9.5 ही आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस। तो MR मतलब चेंज इन TR, MR मतलब चेंज इन TR। ये TR आ गया, TR के चेन से क्या आ गया? MR आ गया। ये MR आ गया, ये AR आ गया। अब आप इनकी ब्रॉड ऑब्जर्वेशंस देखो, AR भी गिर रहा है, क्योंकि अभी मैंने बोला ज़्यादा यूनिट बेचने के लिए रेवेन्यू क्या करना पड़ेगा? प्राइस क्या करना पड़ेगा? और AR कम हो रहा है तो MR भी क्या हो रहा है? कम ही हो रहा है। बट आप एक चीज़ देखोगे, AR फॉल एट स्लोअर रेट, MR फॉल एट हायर रेट। गिरेंगे दोनों। मैंने अपनी भाषा में बोलता हूँ, दोनों बहुत गिरे हुए कर्व है। कैसे कर्व है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसे है? MR भी क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। AR भी क्या है? बट AR फॉल एट अ स्लोअर रेट एंड MR फॉल एट अ हायर रेट, ठीक है। इसका एक शानदार रीज़न बताता हूँ मैं क्यों ऐसा होता है। वैसे तो मैं शायद पहले कभी बता चुका होगा, लेकिन ये बराबर से सुनना। देखो, आज मान लो एक बच्चे को मैं 10,000 में पढ़ा रहा हूँ, मेरा एवरेज रेवेन्यू। तो दूसरे बच्चे ने कहा सर मैं तो 9,000 ही दूंगा, और मैं 2 बच्चों को कितने में पढ़ा रहा हूँ? 9,000 में। 2 बच्चों को 9,000 में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ टोटल रेवेन्यू देखूँ तो एक बच्चे से कितना आ रहा था? 10। 2 से कितना आ रहा है? 18। अब मैं जब 18 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? लेकिन 18 में से 10 माइनस करूंगा तो अगर मार्जिनल रेवेन्यू देखे तो वो 10 से कितना हो गया? लेकिन एवरेज रेवेन्यू 10 से कितना हुआ? ये रहा एवरेज रेवेन्यू, 10 से 9। तो ऐसा क्यों हुआ? एक शानदार चीज बता रहा हूं। आपने जब प्राइस कम करी ना, तो मार्जिनल रेवेन्यू में वो सीधी सीधी दिख रही है। एवरेज रेवेन्यू में वो स्प्लिट हो गई 2 यूनिट में। आज आप बच्चों के हिसाब से देख रहे हो तो कैसे देख रहे हो? यार गुंजन तो मेरे को 10 दे ही रहा था, और एक ना इसने आई तो उसने तो मेरे को 8 ही दी है, तो मार्जिनल रेवेन्यू में मुझे ये लग रहा है इसने मुझे 8 ही दी है।
क्योंकि दोनों की मिला के 18 है, तो 18 में से गुंजन तो 10 दे ही रहा था मुझे पहले, वो तो ये आ गई, तो इसकी वजह से मेरे पास 8 ही आए। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या कर रहा है, एडिशनल यूनिट का चेंज बता रहा है, और एडिशनल यूनिट में आपको वो चेंज सीधा सीधा दिख रहा है। एवरेज में वो चेंज डिवाइड हो गया। अब एक नजरिया तो ये है कि गुंजन तो मुझे 10 दे ही रहा था, स्नेहा ने आके मुझे को 8 ही दिए, तो स्नेहा से मेरे को 8000 का ही फायदा हुआ। और एक नजरिया क्या है, दो बच्चों ने 18 दिए हैं ना, डिवाइड बाय 2 कर लो, हर एक ने 9 दिए, तो जो 2000 का लॉस था वो दोनों बच्चों में स्प्लिट हो गया। इसलिए एवरेज कम तेजी से गिरता है और मार्जिनल ज़्यादा तेजी। क्या ये लॉजिक याद रहेगा आप लोगों को? हमेशा ऐसा होगा कि मार्जिनल फॉल एट अ हायर रेट एंड एवरेज फॉल एट अ, ये मार्जिनल तेजी से गिर रहा है, और ये नेगेटिव भी हो जाएगा। AR कभी नेगेटिव, क्योंकि यूनिट में डिवाइड होकर निकलता है। किससे निकलता है? ये हो गया। अब ये कुछ ऑब्जर्वेशन याद रखना, MR नेगेटिव हो सकता है, AR कभी भी नेगेटिव, इसलिए ये X एक्सिस और Y एक्सिस को टच। AR और MR दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। क्या होते हैं? दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। दोनों क्या होते हैं? डाउनवर्ड। ये देखो दोनों गिर गए, AR भी गिर रहा है और ये कर्व गलत है, ये टच नहीं करेगा, नीचे सही कर्व बना रखा है। ये डब्बा याद रखना, डब्बे के बाद ये पूरा काट देना। पागल के बच्चे ने ये 1 यूनिट 10 में बेचूंगा, 2 यूनिट 20 में बेचूंगा, समझाने बैठ गया। इतने बच्चे नहीं है हम भैया, इतने बच्चे नहीं है हम। AR, MR और TR निकल सकता है हमसे। 1 10 में बेचूंगा तो AR 10, 1 9 में बेचूंगा AR 9, 2 यूनिट 9 में बेचूंगा तो 9 2 TR कितना आएगा? 18। 3 यूनिट 8 में बेचूंगा तो 8 3 TR कितना आएगा? 24। TR कैसे आता है? AR को यूनिट से मल्टीप्लाई करके। और MR कैसे आता है? TR में आने वाला चेंज, TR में याद है आपको? और ये नीचे कर्व और ज़्यादा सही तरीके बना हुआ, MR डाउनवर्ड स्लोपिंग, AR डाउनवर्ड। X एक्सिस को टच नहीं कर रहा ना, ये सही है, टच नहीं करेगा ये। अब कुछ ऑब्जर्वेशन ये भी टिक कर लेना, फिर इस पे आते हैं। ये 3 चीज़ और टिक कर लो। ये बता दी अभी मैंने, AR MR दोनों क्या है? नेगेटिव स्लोप है। MR जो है वो ट्वाइस होता है AR का, मतलब जिस स्पीड से MR गिरता है AR उतनी स्पीड से नहीं गिरता, उसके डबल स्पीड से गिरता है। क्योंकि अभी मैंने क्या समझाया, एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो स्नेहा ने मुझे 2000 रुपये कम दिए, और एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो दोनों ने मुझे 1-1000 रुपये कम दिए, तो वो 2000 रुपये दोनों में 1-1000 हो गए। इसीलिए AR की गिरने की स्पीड हाफ होती है MR से, या ऐसा कहूँ MR की गिरने की स्पीड डबल होती है AR से। तो AR फॉल्स एट अ लोअर रेट, MR फॉल्स एट अ हायर रेट, बट बोथ फॉल्स, दोनों ही क्या होते हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग। परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं था, परफेक्ट कंपटीशन में पैरेलल टू X एक्सिस। परफेक्ट में कैसे थे? चलो, AR 0 नहीं हो सकता, MR 0 अभी बता दिया, और MR नेगेटिव भी हो सकता है, MR ये हो गया पूरा। ये 3-4 चीज़ें याद रखना। किसके बारे में? AR और MR। ये कौन सा मार्केट पर आ रहा हो? मोनोपोली। ये पढ़ने के बाद आपका मिथ खत्म हो जाना चाहिए कि मोनोपोली में प्राइस कम, मोनोपोली में भी डिमांड बढ़ाने के लिए। अब इसमें इक्विलिब्रियम में कोई फर्क नहीं है। देखो वहाँ का इक्विलिब्रियम कैसा था, यहाँ देखो वहाँ का इक्विलिब्रियम कैसा था, ये वहाँ पे AR MR पैरेलल टू X एक्सिस, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, AR MR पैरेलल टू X एक्सिस क्यों था? क्योंकि वहाँ पे AR और MR सेम रहते थे, होमोजीनियस प्रोडक्ट था। क्या था? और यूनिफॉर्म प्राइस थी। क्या थी? 1 10 में बिकती थी, तो 2 20 में, 3 30 में, 4 40 में, 5 50 में। वहाँ चेंज नहीं होती थी प्राइस। वहाँ AR MR कैसे थे? पैरेलल टू, बच्चों यही आएगा ऑब्जेक्टिव में। और वहाँ MC कैसी थी? U शेप। तो इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा था? यहाँ आ रहा था। अब वो AR MR ऐसे ना होकर ऐसे हो गए, तो ये देखो MR AR अभी इक्विलिब्रियम यहाँ है कि यहाँ है? ठीक है, यहाँ है। ये AR और MC है, AR MC से नहीं आता, किससे आता है? MR MC से, इस पॉइंट। ठीक है, यहाँ 2 पॉइंट नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट है AR का तो कर भी फालतू बनाए, AR नहीं बनाना तुम्हें। यहाँ इक्विलिब्रियम में सिर्फ क्या बनाना है तुम्हें? MR और MC। ये देखो अपन बनाते हैं, ये MR और ये MC। अब अगर तुम्हें 2 पॉइंट चाहिए तो MCA से ले लो, ये 2 पॉइंट। ये देखो यहाँ क्या हो रहा है? MC फॉल हो रही है, और यहाँ क्या हो रहा है? MC। तो इक्विलिब्रियम E पे है कि E1 पे है? E1। ठीक है, तो MC अगर काटेगी ना 2 तरफ से तो सेकंड पॉइंट, नहीं तो अगर एक ही तरफ से काट रही है तो कोई दिक्कत नहीं।
आपको तो ये याद रखना है इक्विलिब्रियम क्या होता है, एमआर एमसी बराबर हो एंड एमसी शुड बी राइजिंग, एमसी। अब यहाँ देखो, जब ये एमआर ज़्यादा है, यहाँ देखो ये एमआर ज़्यादा है, सुपर प्रॉफिट। जब दोनों बराबर आ जाएंगे इक्विलिब्रियम, नॉर्मल प्रॉफिट। जब एमसी ज़्यादा होगा एमआर से तो लॉस, और अगर आपका एमआर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम होगा तो शट डाउन पॉइंट। तो इसमें भी वही 4 कंडीशन है जो हमने उधर पढ़ी थी, ये रही 4 कंडीशन। एआर ज़्यादा होगा या एमआर ज़्यादा होगा तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एआर एसी है, एमआर एमसी बराबर होंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। एसी ज़्यादा होगा एआर से या एमसी ज़्यादा होगा एमआर से तो लॉस, और एआर एवीसी से भी कम होगा डाउन। ये शॉर्टकट्स लिख लो, ऑब्जेक्टिव में यही सब चीज़ें याद रखनी है। तो भैया इक्विलिब्रियम के शॉर्ट रन पढ़ा रहा हूँ, लॉन्ग रन तो पढ़ाया नहीं है अभी। परफेक्ट कंपटीशन का भी शॉर्ट रन पढ़ाया था, इसका भी शॉर्ट रन। तो परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली में क्या फर्क आया, बस परफेक्ट कंपटीशन में एमआर पैरेलल टू एक्स एक्सिस थे, यहाँ एमआर डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्या है, एमसी उधर भी यू शेप था, इधर भी, उधर भी इक्विलिब्रियम के 4 पॉइंट थे, यहाँ भी इक्विलिब्रियम के। तो कोई अगर एग्जाम में पूछे कि मोनोपोली में आप हमेशा सुपर प्रॉफिट कमाओगे, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। मोनोपोली में आप हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट कमाओगे, फॉल्स। मोनोपोली में भी लॉस हो सकते हैं, ट्रू। मोनोपोली में भी शटडाउन पॉइंट आ सकता है, शटडाउन पॉइंट आता है जब आप वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाते, ट्रू। एमआर एमसी बराबर हो तब आप नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हो, एमआर एमसी बराबर हो तब आप नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हो। एमआर एमसी बराबर हो वो इक्विलिब्रियम होता है, ट्रू। कितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, खड़े खड़े 30-40 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। कंसेप्ट के ऊपर स्ट्रक रहना बस, ठीक है, याद रखना बराबर, समझ गए बराबर। चलो ये 4 हो गए। ये आ गया इक्विलिब्रियम, क्या आ गया, ये नहीं है, ये है इक्विलिब्रियम, एमआर एमसी बराबर हो, ठीक है। इधर वाला नहीं है, इधर वाला है। चलो नेक्स्ट, ये 4 ऑब्जर्वेशन आ गई, ये चारों केस बता रखे हैं। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है, टिक कर लेना है। क्या मोनोपोली में लॉस हो सकता है, ये टिक कर लो दोनों लाइन, हाँ हो सकता है। क्या मोनोपोली में सुपर प्रॉफिट हो सकता है, हाँ हो सकता है। लॉन्ग रन अभी नहीं बता रहा है, ये काटना मत, लॉन्ग रन सबका एक साथ आएगा। अब अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, अभी जो मैंने तुम्हें मोनोपोली बताई ना, अरे अभी जो मैंने तुम्हें इक्विलिब्रियम बताया ना, वो मोनोपोली में इक्विलिब्रियम है। अब पहले प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ाऊंगा, फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में इक्विलिब्रियम की शर्तें कुछ और है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है वो समझते हैं, बराबर से सुनते जाना। देखो पहले प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की एक बेसिक डेफिनेशन है, वो टिक कर लो, ये टिक कर लो। इट इज़ अ मेथड ऑफ प्राइसिंग अडॉप्टेड बाय मोनोपोलिस्ट to earn abnormal profit. It refers to practice of charging different prices of different units of the same commodity. यहाँ तक टिक कर लो, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो होता है जिसमें एक सेलर अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है फॉर सेम कमोडिटी, फॉर अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। एक लॉयर है, उसके पास एक ऐसा क्लाइंट आया जिसके पास अच्छा पैसा है तो उससे अलग पैसे चार्ज करेगा, और एक ऐसा क्लाइंट आया जिसके पास इतनी उसकी इस्तिताअत नहीं है, उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वैसी नहीं है, तो उससे शायद कम भी ले ले। एक डॉक्टर है तो वो भी ऐसे ही करेगा, एक डॉक्टर है तो वो भी ऐसे ही करेगा। सर्विस तो दोनों को सेम देगा। डॉक्टर ऐसा नहीं है गरीब इसको तो मरने तो पैसे भी कम दिए थे, चल निकल। डॉक्टर कम नहीं लेते, बालक बोल रहा है, हाँ नहीं लेते कम, लेकिन होते हैं यार, अपन ने दुनिया कितनी देखी है, हर तरह के लोग होते हैं, सब होते हैं, ठीक है। मैं किसी भी चीज़ को जनरलाइज करने में बिलीव नहीं करता, किसी भी चीज़ को, एक्सेप्शंस तो आपको हर जगह मिलेंगे। मेरा भी वो व्यू है कि डॉक्टर्स पैसे ज़्यादा ही लेते हैं, लेकिन सब लेते हैं। हम लोग कोविड में देखा हमने कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने फ्री में भी बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज दी है और बहुत कुछ खोया है। खैर, तो डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं। मैंने देखो इधर देखो, मूवी आप देखने जाते हो, आप एक मूवी रात को देखने जाओगे, एक मूवी सुबह देखने जाओगे, टिकट सुबह सस्ता है रात को महंगा है, ये भी क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जबकि मूवी सेम है। ऐसा नहीं है सुबह देख रहे हो तो इंटरवल तक ही दिखाएंगे, ये पैसे कम दिए हैं, सुबह भी पूरी मूवी दिखाएंगे और रात को भी पूरी मूवी दिखाएंगे, समझ गया ना गुंजन। तो लेकिन सुबह पैसे कम क्यों लेते हैं, ये वो पता नहीं है।
ठीक है, सुबह कोचिंग रहती है, वेरी गुड, क्योंकि सुबह डिमांड कम रहती है और डिमांड कम रहती है तो प्राइस कम कर देते हैं, और रात को डिमांड हाई रहती है तो वो प्राइस बढ़ा देते हैं। तो ये भी क्या हुआ, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इधर देखो और एग्जांपल, लॉयर का दिया, डॉक्टर का दिया, मूवी का दिया। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारे घर में आता है 7 रुपये यूनिट से, और यहाँ मेरे बिजली का बिल आता है 11 रुपये यूनिट से, क्योंकि यहाँ कमर्शियल है, वहाँ हाउस होल्ड है। ये भी क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है डिफरेंट प्राइस चार्ज करना फॉर सेम कमोडिटी। अगर आप सेम कमोडिटी नहीं लिखोगे ना तो गलत हो जाएगा। वैसे तो अपन सबसे ही डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं, तो इसका क्या मतलब, वो डिस्क्रिमिनेशन हुआ? नहीं, कमोडिटी तो सेम है ना, कमोडिटी सेम है तो ही क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन। ये याद रखना। अब डिस्क्रिमिनेशन के एग्जांपल्स ये दे रखे हैं, रेलवे का एग्जांपल दिया है, आप डंपिंग कर देते हो, फॉरेन मार्केट में कम प्राइस में देते हो, उसे कैप्चर करने के लिए भी डिस्क्रिमिनेशन है। चाइना बहुत करता है ये, तो मैं उधर मैंने पढ़ाया था मार्केट में कि चाइना डंपिंग करता है, अपनी चीज़ों को यहाँ सस्ते में बेचता है ताकि इंडिया का मार्केट डिस्ट्रॉय हो जाए, बहुत करता है चाइना। तो ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है कि अपने देश में अलग प्राइस पे बेच रहा है और इंडिया में अलग प्राइस पे बेच रहा है। ठीक है, यूनिवर्सिटी हायर ट्यूशन फीस देती है इवनिंग क्लास में, अदर या यूनिवर्सिटी की जगह मूवी का ले लेता है। यूनिवर्सिटी कौन सी हायर प्राइस देती है, तो सब सेम रहता है ऑलमोस्ट, लेकिन मूवी में ऐसा होता है कि इवनिंग में हायर होता है और सुबह के शोज सस्ते होते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब कंडीशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल है, ये 3-4 कंडीशन याद रखना। पहला, आपका अपने सप्लाई के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, तो ही आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे। जैसे मोनोपोली में आपको ये टॉपिक मैंने परफेक्ट कंपटीशन में क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर है और लार्ज नंबर ऑफ सेलर है। एक सेलर का अपने पूरे प्रोडक्ट पे कंट्रोल, वो सिर्फ इतनी सी सप्लाई दे रहा है, मार्केट की सप्लाई तो बहुत बड़ी है। मोनोपोली में तो आप ही दे रहे हो, तो आप अपनी सप्लाई को क्या कर सकते हो, कंट्रोल, किसी को कम में और किसी को। परफेक्ट कंपटीशन में ये टॉपिक इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि वहाँ हो ही नहीं सकता। तो अगर एग्जाम में आए, फिर एक ऑब्जेक्टिव बन गया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल ओनली इन मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन, नन ऑफ द अबव। मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ कहाँ हो सकता है, क्योंकि वहाँ कंट्रोल होता है। सेकेंड, आप अपने मार्केट को डिवाइड कर सको। जैसे ये लोग सुबह और शाम में आराम से डिवाइड कर सकते हैं। अभी जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तुम लोगों को डिवाइड नहीं कर सकता ऐसे कि इन बच्चों से इतनी फीस दूंगा, इन बच्चों से, तो वो बच्चे माथे आ जाएंगे। हाँ, मैं अगर स्कॉलरशिप का कोई एक प्रोग्राम चला के ऐसा करूँ तो अलग बात है। सुनो, कि मैं एक प्रोग्राम चलाऊँ कि जिनकी पेरेंट्स की इनकम कम है और जो मेरा ये टेस्ट पास कर लेते हैं, तो मैं उन्हें मेरिट कम इनकम वाली स्कॉलरशिप दूंगा, क्योंकि इनकम भी कम है और वो मेरिटियस स्टूडेंट्स है, तो मैं उनको स्कॉलरशिप दूंगा। तो मैं डिस्क्रिमिनेट कर सकता हूँ। बट अभी मैं आप लोगों में से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि 1 से 40 ले लिया, 1 से 50 ले लिया, 1 से 60 ले लिया, क्योंकि मैं अपने मार्केट को डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये तो डिवाइड कर सकते हो आप, द प्रोडक्ट शुड बी डिवाइडेड। और थर्ड, दोनों मार्केट की इलास्टिसिटी डिफरेंट होनी चाहिए, दोनों की, एक में इलास्टिसिटी हायर होगी, एक में इलास्टिसिटी लोअर होगी। क्या होगी, एक में हायर। हायर मतलब डिमांड में चेंज ज़्यादा आएगा प्राइस में चेंज आने से, और लोअर मतलब डिमांड में चेंज कम आएगा प्राइस में आने से। जैसे इलास्टिसिटी में पढ़ाया था, सुनो इधर, एक बंदे को सिगरेट पीने की आदत है, रोज़ पिएगा वो, उसकी इलास्टिसिटी हायर है कि लोअर है, लेस, लोअर है, क्योंकि प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, वो सिगरेट पीता ही है। और एक बंदा है जिसको आदत है खाने पीने की बाहर, लेकिन प्राइस देखता है, पहले प्राइस कम होती है तो ले लेता है, नहीं तो नहीं लेता, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या है, हायर है। चलो, और लास्ट, यहाँ लो प्राइस वाला बायर हाई प्राइस वाले बायर से टच में ना है। अगर हाई प्राइस वाला बायर है, उसको आपने 50 रुपये में दी, और वही चीज़ आपने लो प्राइस वाले मार्केट में 40 में दे दी, तो 40 वाला उसको जाके बता देगा कि देख मेरे को तो 40 में दी, मुझे लेने में बहुत मज़े आते हैं। वो बोलेगा तेरे को 50 में दी, अभी देख तुम्हारी ऐसी तैसी सेम चीज़ मुझे 50, तो दोनों भिड़ जाएंगे, अगर तुम्हारी पिक्चर बन जाएगी। इसलिए लो प्राइस वाला बायर हाई प्राइस वाले बायर से टच में। ये कुछ कंडीशन जल्दी जल्दी देखो, क्या 4 कंडीशन है। एक तो मार्केट में 2 हिस्सों में डिवाइड करूं, एक सप्लाई मेरे कंट्रोल में हो, इलास्टिसिटी अलग अलग हो, और लो प्राइस वाला बायर हाई प्राइस वाले बायर के कांटेक्ट में ना आए। ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तो जाके आप डिस्क्रिमिनेशन बोलोगे। अब यहाँ से इक्विलिब्रियम शुरू हो गया कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में इक्विलिब्रियम कैसे होगा। क्या पढ़ाऊंगा अब मैं,
एक डाउट आया है सर लास्ट वाला एक बार फिर बता दो। देखो बेटा, जो लो प्राइस वाला मार्केट है वो हाई प्राइस वाले मार्केट से कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। अरे नहीं तो आर्बिट्रेज हो जाएगा। आर्बिट्रेज मतलब वो फ़ायदा उठाएगा। लो प्राइस वाला क्या करेगा, आपसे तो 40 में लेगा और जहाँ हाई है वहाँ 50 में बेच देगा। तो जो 10 रुपये आप कमा रहे हो ना वो कमाने लग जाएगा। ठीक है, मूवीज़ में ब्लैक टिकट होती है ना, क्या होती है, आप पहले सुबह ले लेते हो या कुछ भी करके जल्दी बल्क में ले लेते हो, फिर डिमांड बढ़ने लगती है, वहाँ पे मिलनी बंद हो जाती है। तो आप यहाँ पे पहले बहुत होता था, अब तो ऑनलाइन सिस्टम है सारा। ठीक है, पहले ब्लैकों में टिकट बिकती थी ना, ऐसे ही तो बिकती थी नहीं। कॉन्सर्ट्स की टिकट में अभी भी होता है। ठीक है, तो बस मैं तो जाता नहीं हूँ, तो जाऊँ, हाँ यही बाकी रह गया है अब 25,000 की बस। शौक भी तो होना चाहिए। फिर चलो अब, हाँ खुशी समझ में आ गया। लो प्राइस वाला हाई प्राइस वाले मार्केट से किस में नहीं आना चाहिए, कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। चलो अब मैं आपको इसका इक्विलिब्रियम समझाता हूँ। इसके इक्विलिब्रियम में आपको पहले ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला, क्योंकि देखो मार्जिनल रेवेन्यू तो दोनों में अलग अलग निकलेगा। इधर 1 यूनिट 10 में बेच रहा हूँ, 2 यूनिट 18 में बेचूंगा। उधर हो सकता है 1 यूनिट 10 में बेच रहा हूँ, 2 यूनिट 22 में बेच दूँ, क्योंकि वो हाई प्राइस मार्केट है, ये लो प्राइस मार्केट है। तो लगेगा टाइम, अभी तो शुरू करी मैंने थोड़ी देर पहले। राज का अपन को उधर जाना है ना, मैं ही ले लेता हूँ, कल ले लेना। चलो देखो, अरे बात मत करो बेटा, सीधा देख। आपके दो मार्केट है, दोनों मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, दोनों मार्केट के अंदर सुनो, दोनों मार्केट के अंदर आप एक में ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो। बेटा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, सुन लेना। अभी तक जो मोनोपोली का इक्विलिब्रियम पढ़ाया था ना, वो तो वही MRMC था, इसमें अलग है थोड़ा। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या करना है, आपको पहले MR निकालना है। MR का फॉर्मूला है AR E-1/E, वेयर E इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक प्राइस है आपकी एक प्रोडक्ट की 30 रुपया, अगर आप इज्जत से बेचो तो 30 रुपये में बेचोगे, लेकिन आप तो क्या करोगे, दोनों मार्केट में अलग अलग बेचोगे। अब एक मार्केट ऐसा है जिसकी इलास्टिसिटी 2 है और एक मार्केट ऐसा है जिसकी इलास्टिसिटी 5 है। ठीक है, एक मार्केट A है और एक मार्केट B है। तो यह देखो, मार्केट A में MR क्या आएगा, फॉर्मूला ये है AR E-1/E। E इलास्टिसिटी 2 है, -1 और अपॉन 2, और AR मतलब आपका एवरेज रेवेन्यू। आप उसे नॉर्मल बेचो तो 30 रुपये में बेचते हो। ठीक है, अब 30 2 - 1 अपॉन 2 - 1 1 आएगा, 1 अपॉन 2 0.5 को 30 से करोगे तो इस मार्केट में आपका मार्जिनल रेवेन्यू कितना आएगा, 15 आएगा। सेम वही फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाओगे, 5 - 1 4 अपॉन ये, और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। इसका मतलब यहाँ देखो, जिस मार्केट में इलास्टिसिटी 2 थी वहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कितना आया, 15। ठीक है, और जिस मार्केट में इलास्टिसिटी 5 थी वहाँ मार्जिनल रेवेन्यू कितना आया, 24। तो ये मैंने तुम्हें ऊपर ही बता दिया था, जिस मार्केट में इलास्टिसिटी लोअर होगी वहाँ आपका मार्जिनल रेवेन्यू कम आएगा, जिस मार्केट में इलास्टिसिटी हाई होगी वहाँ आपका मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है। क्योंकि जहाँ इलास्टिसिटी ज़्यादा है ना, वहाँ लोग प्राइस को लेकर इतने सेंसिटिव नहीं है। वहाँ प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड में और चेंज आ जाएगा, तो वहाँ पे आप अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हो। और जिस मार्केट में इलास्टिसिटी कम है वहाँ पे आप प्राइस में कितना भी चेंज कर लो, डिमांड में ज़्यादा चेंज, तो वहाँ आप ज़्यादा नहीं कमा सकते, तो वहाँ आपका मार्जिनल रेवेन्यू कितना रह जाएगा, 15। ये फॉर्मूले से इन्होंने ये सिखाने की कोशिश करी कि जिस मार्केट में, और ये फॉर्मूला भी ना लगाऊँ ना मैं, तो ये जनरल रूल है, जिस मार्केट में इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी ना, कमाई भी आप वहीं ज़्यादा करोगे। जिस मार्केट में इलास्टिसिटी नहीं है, जैसे देखो एक बंदा नमक बेचता है, अब वो नमक के प्राइस को कितना भी कम ज़्यादा कर ले, हाँ, तो नमक खरीदने वाले ज़्यादा हो जाएंगे क्या। एक बंदा सब्जी भाजी का ठेला लगाता है, इलास्टिसिटी उसकी क्या है, सुबह से शाम में उसे सब्जी बेचनी है, वो कितना भी प्राइस सेल कर दे, प्रमोशन कर दे, अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट कर दे, चीज़ ही ऐसी है, बिकनी है उतनी ही बिकनी है। तो जिन चीज़ों में इलास्टिसिटी लेस होती है वहाँ मार्जिनल रेवेन्यू भी लेस होता है। फॉर्मूले के अलावा भी बता रहा हूँ मैं, फॉर्मूला तो जैसे भी इन्होंने ड्राइव किया होगा, बट
फॉर्मूले के अलावा जनरल भी देखिए अपन। और किसी चीज़ की इलास्टिसिटी अगर हाई है तो वहाँ कमाने के इंसेंटिव्स भी हाई है, इसलिए वहाँ मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा होगा। तो मोर इलास्टिसिटी लीड्स टू मोर मार्जिनल रेवेन्यू एंड लेस इलास्टिसिटी लीड्स टू लेस मार्जिनल रेवेन्यू। ये बात कहीं पे लिख भी लेना, ये फॉर्मूला तो याद करना ही करना। हाँ, कोई से भी आ सकते हैं, अपन इलास्टिसिटी में पढ़े थे। वैसे लग्जरी आते हैं ज़्यादातर, लग्जरी आते हैं, कंफर्ट वाले आते हैं, हैबिचुअल नहीं आते हैं, असेंशियल नहीं आते हैं, क्योंकि असेंशियल की इलास्टिसिटी ऑलमोस्ट सेम रहती है, लेस देन 1 होती है। ठीक है, यहाँ कहीं लिख लो, यहाँ शॉर्ट में लिख लो, मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हायर मार्जिनल रेवेन्यू, लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस मार्जिनल रेवेन्यू। और ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। मेरी बात सुन लो, अब अगर मैं आपको AR दे दूं और इलास्टिसिटी दे दूं तो MR निकाल लोगे? क्या फॉर्मूला लगेगा? AR E-1/E, एकदम लल्लू लपाक फॉर्मूला है। और मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जिस जगहों पे इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है वहाँ ज़्यादा कमाया जा सकता है, ठीक है, और वहाँ मार्जिनल रेवेन्यू भी ज़्यादा होता है। और जिनकी इलास्टिसिटी एकदम कम होती है, ज़्यादा प्राइस में चेंज आने से डिमांड में चेंज नहीं आता, वो तो जो जितना खरीदता है उतना ही खरीदता है, वहाँ मार्जिनल रेवेन्यू भी कम होता है। आगे आ रहा हूँ मैं, अब हटा रहा हूँ इसको। आई होप एकदम क्लियर होगा ये चीज़। ले दे आप, चल रहे दे। ये एक टॉपिक और है, टिक करो तो कर लो, चांसेस कम लग रहे हैं मुझे इसके कि कोई इंसान प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों करता होगा। पहले तो प्रॉफिट कमाने के लिए, अपने सरप्लस स्टॉक को डिस्पोज करने के लिए, टिक कर लो। जैसे अभी माल बिक नहीं रहा है तो एक मार्केट मिल गया है मेरे को सस्ता वाला, वहाँ बेच दो सारा, ठीक है। बहुत सारे लोग इंडिया में डिस्पोज करते हैं अपनी सस्ती चीज़ें, इकोनॉमी ऑफ स्केल का फ़ायदा उठाने के लिए। उन्हें पता है कि मैं जब कोई चीज़ बनाऊंगा तो मुझे बल्क में बनाने में फ़ायदा मिलेगा, तो मैं क्या करता हूँ, बल्क में बना लेता हूँ, और बिकेगा नहीं तो पहले तो हायर रेट में बेच दूंगा, नहीं बिकेगा तो लोअर रेट में बेच दूंगा। तो डिस्क्रिमिनेशन इसलिए भी करते हैं लोग, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा उठाने, ठीक है। जैसे ये लोगों को, ये जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, जैसे कचौरी समोसे की दुकान है, अब इनको पता है कि अगर इनको ये 500 कचौरी बना रहे हैं ना तो उसमें मार्जिन नहीं है, लेकिन 2000 कचौरी बना रहे तो मार्जिन है, क्योंकि इनका जो लड़का बैठा हुआ है वो तो दिन की मजदूरी लेगा, 300-400 रुपये दिन के लेता है वो तो। इन्होंने तो क्या है, सुबह से शाम इनको उलझाए रखो। अब 500 कचौरी तो 1-2 घंटे में 3 घंटे में बना लेंगे वो, फिर क्या करेंगे? तो उनको बोलते तुम तो 2-3 हज़ार कचौरी बनाओ। बोले अगर सामने वाला 2-3 हज़ार खाएगा भी, अरे अपन बेचेंगे ना, तो पहले 1000-1500 की जो डिमांड है वो तो पूरी जल्दी जल्दी कर दो। शाम पहले नहीं भी बिकी तो 2-5 रुपये में बेच बुचा दो, उसे एक्सेस कराओ, ठीक है। देखो अपनी क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा, कॉस्ट एक्स्ट्रा लगी नहीं, ठीक है। जो अपनी कॉस्ट लग रही थी उसमें अपन लोगों ने क्या करा, उतनी कॉस्ट में ज़्यादा काम करवा लिया। अब वो जो माल एक्स्ट्रा बचा उसमें डिस्क्रिमिनेशन कर दिया अपन ने, कुछ हायर मार्केट में बेच दिया और कुछ। लेकिन याद रखना, ऊपर जो बोलिए ना वो बातें याद रखना कि डिस्क्रिमिनेशन तभी पॉसिबल है जब 2 मार्केट हो, अलग कर सकते हो, सप्लाई कंट्रोल में हो, एक में इलास्टिसिटी हाई हो, एक में इलास्टिसिटी, ये याद रखना। चलो ये टिक कर लो कि अपन लोग डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं। फॉरेन मार्केट को कैप्चर करने के लिए, चाइना भी बोला मैंने, चाइना इंडिया को कैप्चर करने के लिए क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन। जो चीज़ वो चाइना में बेचता है ज़्यादा प्राइस में और इंडिया में बेचता है कम प्राइस में, साला खुद चाइना में भी ज़्यादा में बेचेगा, यहाँ कम में बेचता है, ताकि यहाँ का मार्केट क्या कर सके, कैप्चर कर सके। ये 4 चीज़ याद रखना। और ऊपर 2-3 चीज़ें और टिक करो तुम। डिस्क्रिमिनेशन तो मैंने तुम्हें AR-MR पढ़ा दिया, ऊपर आओ ये टिक करो तुम। ये मार्जिनल रेवेन्यू इन 2 मार्केट है डिफरेंट व्हेन इलास्टिसिटी इज डिफरेंट। ऐसे तो मैंने तुम्हें शॉर्ट में लिखा दिया, फिर भी टिक कर लो तुम। मार्जिनल रेवेन्यू इन द मार्केट इन विच इलास्टिसिटी इज हाई इज ग्रेटर देन द मार्जिनल रेवेन्यू इन द मार्केट वेयर इलास्टिसिटी इज लो। ये टिक कर लो। करो तो करो, नहीं तो मत भी करो अगर तुमने लिख लिया है तो, क्योंकि मैंने ऊपर बता ही दिया, जिसकी इलास्टिसिटी हाई होती है उसमें MR हाई होता है, जिसमें इलास्टिसिटी कम होती है उसमें MR कम होता है। एक तुम ये टिक करो, ये टिक करो तुम, ये टिक करो। इट इज़ प्रॉफिटेबल फॉर मोनोपोलिस्ट टू ट्रांसफर सम अमाउंट फ्रॉम मार्केट A वेयर इलास्टिसिटी इज लेस एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस टू मार्केट B वेयर इलास्टिसिटी इज हाई एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज लार्ज। यहाँ तक टिक कर लो। यहाँ से
इट इज़ प्रॉफिटेबल से लार्ज तक। देखो एक ऐसा मार्केट है, सुनो एक ऐसा मार्केट है, अब हमें इक्विलिब्रियम अचीव करना है। एक ऐसा मार्केट है जहाँ 1 यूनिट एक्स्ट्रा बेचने पे 24 रुपये मिल रहे हैं। एक ऐसा मार्केट है जहाँ 1 यूनिट एक्स्ट्रा बेचने पे 15 रुपये मिल रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे जहाँ पे मैं 15 रुपये मिलते हैं वहाँ से यूनिट उठाऊँगा और इधर बेचना शुरू करूँगा, क्योंकि यहाँ बेचने पे 15 रुपये मिलेंगे, यहाँ बेचने पे 24 मिलेंगे, तो यहाँ 9 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो आई विल ट्रांसफर सम यूनिट फ्रॉम मार्केट ए टू सम यूनिट टू मार्केट, I will transfer some unit from market A to market B because it will give a gain of ₹9। ये मुझे कितने रुपए का गेन देगा, 9 रुपए का। अंडरलाइन कर लो। हम क्या करेंगे, एक मार्केट से दूसरे मार्केट में भेजेंगे, ट्रांसफर करेंगे। बट टिक करो, it is to be noted that when some unit are transferred, the price in market A will rise and it will be fall to B. This means, पूरा टेक करना है, monopolist is now discriminating between A and B. Again, there is a limit to which unit of output can be transferred from A to B. Once this limit is reached, it will be no longer profitable to shift from output from A to B. ये टेक कर लो। हेलो, चलो देखो मेरी तरफ देखो, अब क्या होगा। एक मार्केट है जहाँ एडिशनल बेचने पे 15 मिल रहे हैं, एक मार्केट है जहाँ एडिशनल बेचने पे 24 मिल रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस मार्केट से एडिशनल यूनिट लूँगा और इस मार्केट में बेच दूँगा, क्योंकि यहाँ बेचूँगा तो 15 रुपये ही मिलेंगे, यहाँ बेचूँगा तो 24 रुपये मिलेंगे, तो मुझे 9 रुपये का क्या होगा, फ़ायदा। लेकिन ये जो फ़ायदा है ये ज़िंदगी भर नहीं रहेगा। इसका रीज़न सुनना, यहाँ देखो सामने, जब मैं इस मार्केट से यूनिट लेके इधर देता जाऊँगा तो इधर सप्लाई कम होती जाएगी, तो लोग टूटेंगे कि मिल क्यों नहीं रहा। तो यहाँ धीरे धीरे प्राइस बढ़ेगा और यहाँ धीरे धीरे प्राइस बढ़ेगा, तो मार्जिनल रेवेन्यू भी 15 से 16, 19 ऐसे आएगा। और जैसे जैसे मैं यहाँ से यूनिट शिफ्ट करके यहाँ देता जाऊँगा तो यहाँ सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस धीरे धीरे, तो मार्जिनल रेवेन्यू भी धीरे धीरे। तो 24 से ये भी एक समय पे 20 पे आएगा और 15 से ये भी एक समय पे 20 पे आएगा, और फिर मैं इक्विलिब्रियम में आ जाऊँगा। फिर इधर से इधर या इधर से इधर ट्रांसफ़र करने में मुझे कोई तरह का फ़ायदा, एंड दिस प्रोसेस विल कम्स टू एन, वही इक्विलिब्रियम। उस समय पे मुझे ये ट्रांसफ़र का खेल रोक देना है, क्योंकि उस समय पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल कम्स टू एन। एक बार फिर सुन लेना, इस मार्केट में मुझे 15 रुपये मिल रहे थे, इस मार्केट में मुझे 24 रुपये मिल रहे। तो पहले तो मैं इन दोनों मार्केट में बेच रहा था, फिर मुझे कहा किसी ने कि इस मार्केट में आपको 15 ही मिलते हैं, इस मार्केट में आपको 24 मिलते हैं, तो आप इधर से यूनिट शिफ्ट करके इधर बेचो। मैं कहा ठीक है, बढ़िया है। तो मैंने इधर से एक एक यूनिट शिफ्ट करना शुरू किया, इधर से उठाई इधर बेची, तो मुझे 9 रुपये का फ़ायदा हुआ। फिर इधर से उठाई इधर बेची, फिर 9 रुपये का फ़ायदा हुआ। सुनो इधर, अब जैसे जैसे मैं इधर से यूनिट हटाता गया तो इस मार्केट में सप्लाई धीरे धीरे, डिमांड तो थी ही सही लेकिन सप्लाई धीरे धीरे, अब मार्केट का नियम है, सप्लाई अगर कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगी। जैसे कोविड, ठीक है, वो सैनिटाइज़र को कोई पूछता भी नहीं था क्या होता है ये सैनिटाइज़र, ठीक है। रेल मतलब घूमने फिरने गए तो वो अपने उसमें रख लेते थे और ट्रेन व्रेन में, बस और तो क्या ऐसे घर पे वो करते ही रहो दिन भर, ठीक है, चाले लग गए लोग, ठीक है। मैं तो नहीं करा भाई, मैं तो वॉश बेसिन में जाके हाथ धो के आता था, ठीक है, वही सही लगता था मुझे। मैंने तो कोविड में भी ज़्यादा नाटक नहीं करे, लोगों ने तो धंधा बना लिया, लेके 2-2 3-3 घंटे हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी बैठे बैठे, किसी से बात नहीं करी, कुछ नहीं करा, अकेले बैठे हुए, बैठे बैठे थोड़ी थोड़ी देर में क्या नाटक है, पागल हो गया। हाँ बढ़िया लगता था, हाँ ये चाले ही तो है, चाले लग गए थे सब। अब सुनो, ये सैनिटाइज़र का एकदम से डिमांड बढ़ा और सप्लाई, सुनो, पहले शुरुआत के महीने में कंपनी ने भी नहीं सोचा होगा इतना सैनिटाइज़र बिकेगा, इतने मास्क बिकेंगे, तो उन्होंने बनाए थोड़ी थे इतने, तो सप्लाई क्या थी, कम थी, और डिमांड क्या थी, तो महंगे बिक रहे थे। तो जब सप्लाई कम होने लग जाती है ना, एग्जांपल याद रखना, तो उस समय प्राइस धीरे धीरे, तो ये 15 से धीरे धीरे ऊपर आएगा, 20 तक आएगा,
और यहाँ क्या होगा, आप खूब सारा यहाँ से उठा के यहाँ डाल रहे हो तो यहाँ सप्लाई बहुत बढ़ गई है, तो यहाँ धीरे धीरे प्राइस अब सबके वहाँ मिलने लग जाएगा। अरे तेरे को देना हो तो दे, नहीं तो उधर भी मिल रहा है, तो फिर वो अपने आप 24 से 23 पे आएगा, 23 से 22 पे आएगा, क्योंकि वो बोलेगा उधर भी मिल रहा है, उधर भी मिल रहा है, और धीरे धीरे 20 पे आएगा, और ये 15 से धीरे धीरे 20 पे आएगा, और ये दोनों एक लेवल पे आके सेम हो जाएंगे। फिर मेरे को कोई मतलब नहीं है इधर उधर करने का, और वही इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये अभी समझ में आ गया बराबर। ये देखो एक ऐसी लिमिट आएगी, एक ऐसी जहां पे दोनों का MR क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट विल बी नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, फिर कोई प्रॉफिटेबल नहीं है आउटपुट को इधर से उधर शिफ्ट करने का, खत्म। जो नाटक करने थे कर लिए, एकदम अच्छे से याद रहेगी ये चीज। ये 24 और 15 का एग्जाम्पल याद रहेगा। चलो आगे आ जाते हैं। ये तो बता ही दिया डिस्क्रिमिनेशन कोई क्यों करता है, ये हो गया। अब इसका इक्विलिब्रियम समझाता हूँ। यही इक्विलिब्रियम था, ये जो समझा है ये इक्विलिब्रियम ही था, बट उससे पहले 3 चीज़ें और दे रखी है। ये टॉपिक में दे रखा है कि डिस्क्रिमिनेशन की कुछ डिग्रीज होती है, तो ये डिग्री टिक कर लो तुम। ये पहले अंडर से लेकर सरप्लस तक टिक करो, ये पहली डिग्री। ये अंडर से लेकर ये फर्स्ट डिग्री। मैं समझाता हूँ अभी क्या है ये। इसके एग्जाम्पल में लिख लो डॉक्टर, लॉयर, कंसल्टेंट। हेलो हेलो हेलो। फिर आओ सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री में पहले पहली लाइन टिक करो, डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज फॉर डिफरेंट क्वांटिटी सोल्ड। ये और फिर यहां से टिक करो डिफरेंट कंज्यूमर पे डिफरेंट प्राइस इफ दे बाय डिफरेंट क्वांटिटीज, लार्ज क्वांटिटीज आर अवेलेबल एट लोअर यूनिट प्राइस। ये और इसके टिक करो फैमिली पैक ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एंड बिस्किट्स। फिर आओ थर्ड डिग्री, ये पूरा टिक कर लो। पता नहीं, हाँ हाँ बेटा इंपॉर्टेंट है। देखो ये पता नहीं मुझे डिग्री विग्री क्यों बोला है, ये डिग्री नहीं है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन के तरीके बताए हैं इसने कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे करते हैं। अपन टाइप से ये पहला टाइप है जब अपन डिस्क्रिमिनेशन करते हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर की क्लास से। देखो इधर ये करते हैं डॉक्टर और कंसल्टेंट। अभी मैंने बोला एक लॉयर है, एक थोड़ा एवरेज और मिडिल क्लास बंदा आएगा तो वो उससे वैसी फीस लेगा, और उस पे पास अमिताभ बच्चन आएगा तो उससे थोड़ी वो फीस लेगा, वो उससे अमिताभ बच्चन वाली ही फीस लेगा वो। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स के केस या कोई फिल्म स्टार के केस, कोई ऐसे केस लॉयर लड़ता है तो वो लॉयर उनसे वैसा ही चार्ज करता होगा, और हमसे हमारा भी कभी कोई केस लड़ा है तो हमसे थोड़ी वैसा चार्ज करेगा। तो ये हो गया फर्स्ट डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो होता है कंज्यूमर की क्लास के हिसाब से। ठीक है, नंबर 2 सेकेंड डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है जहां हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं क्वांटिटी के हिसाब से। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है। साबुन लेते हैं अपन लोग, लक्स का एक सोप लिया मैंने 20 का आएगा, तो 4 कितने के होने चाहिए, 80 के, लेकिन वो 4 का पैक लेंगे तो 70 में दे देगा। ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ क्वांटिटी के हिसाब से। किस हिसाब से हुआ, यहाँ कंज्यूमर की क्लास से मतलब नहीं है। अमिताभ बच्चन आएगा तो भी 70 का देंगे, करीना भी आएगी तो 70 का ही देंगे। इसमें कंज्यूमर की इनकम या कंज्यूमर कितना बड़ा है उससे कोई मतलब, क्वांटिटी वो वही ले रहा है ना। और करीना भी अगर 1 लेगी तो 20 का ही देंगे, और अमिताभ बच्चन भी 1 लेगा तो बोलेंगे करीना अमिताभ बच्चन से 20 ले रहे हो, मेरे से भी 20 ले रहे हो, मेरे में और अमिताभ बच्चन में फ़र्क नहीं गया। ठीक है, 4 चीज़ें तुम 70 में ले रहे हो तो एक कितने का पड़ा, 17.5 का पड़ा ना, तो मेरे से 17.5 रुपये लो, फिर तुम 4 के 20 लेते हो। बोला भाई प्लीज़, यहाँ हम डिस्क्रिमिनेशन कंज्यूमर के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। किसके हिसाब से कर रहे हैं, आप 4 ले लो, हम आपको 4 के दे देंगे 70, लेकिन एक तो 20 का ही देंगे। सुन रही है। अब थर्ड डिग्री, इसमें हम लोग की दूसरे एट्रीब्यूट्स के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जैसे लोकेशन के हिसाब से। जैसे स्विगी है, जोमेटो है, ये आपसे पैसे कैसे लेता है, अगर आपका लोकेशन फ्रेंडली है उनके लिए, या कोई आउटस्कर्ट पे आप कोई चीज़ मंगा रहे हो तो फिर वो ज़्यादा लेगा, और अगर आपकी लोकेशन फ्रेंडली है तो वो आपसे लोकेशन के कम लेगा। तो ये कौन सा हुआ डिस्क्रिमिनेशन, लोकेशन। लेकिन इसमें सिर्फ लोकेशन नहीं आता, सब चीज़ें आती है। लोकेशन आता है, दूसरे फैक्टर एक दे रखा है सेगमेंट आता है, किस सेगमेंट में आप बेच रहे हो, किस लोकेशन में आप बेच रहे हो।
ठीक है, किस एट्रीब्यूट का प्रोडक्ट आप बेच रहे हो इसके अंदर भी फर्क आ जाता है, ये भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो 3, इसका नाम भले डिग्री दे रखा है लेकिन ये क्या था, टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एक था कस्टमर की क्लास के हिसाब से, एक था क्वांटिटी के हिसाब से, एक लोकेशन ले लो, किसके हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से। एकदम अच्छे से क्लियर है। क्या पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ऊपर AR MR वाली बात पढ़ाइए। अब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इसने यहाँ पढ़ाया है लेकिन समझा ऊपर ही दिया। अब तुम टिक कर लो इक्विलिब्रियम में जो जो बोलता जा रहा हूँ। सबसे पहले इक्विलिब्रियम में ये तीनों चीज टिक करो। तीन चीजें चाहिए हमें इक्विलिब्रियम में। हाउ मच टोटल आउटपुट शुड बी प्रोड्यूस, हाउ आउटपुट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन टू मार्केट। एक बार बताओ ये मैं कौन सा इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूँ, इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली और इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोली पढ़ा चुका। मोनोपोली में तो MR MC बराबर होने चाहिए और MC शुड बी राइजिंग। उसमें सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब कभी भी नहीं बोलूँगा, 3-3 4-4 बार बोल चुका हूँ, अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक बचेगा इसके बाद। क्या बचेगा, परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोली अभी हो जाएगा। देखो, और तीसरी चीज व्हाट प्राइसेस शुड ही चार्ज, कितना प्राइस वो चार्ज करो। तो 3 सवालों के जवाब ढूंढने हमें। आउटपुट कितना बनाऊँ, उस आउटपुट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूँ A मार्केट और B मार्केट में, और प्राइस कितना चार्ज करूँ। ये 3 सवालों के जवाब ढूंढने। अब मैं जो बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम में वो टिक करो, यहां से टिक करो। इन अदर वर्ड्स से आउटपुट तक, इन अदर वर्ड्स से आउटपुट तक। इन अदर वर्ड्स से आउटपुट तक मैं पूरा एक साथ समझा दूंगा, पहले टिक कर लो। ये हो गया यार, मैंने अभी करा दो था टोटल आउटपुट तक। अब सेकंड पैराग्राफ में कुछ भी टिक मत करना, उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में टिक करो, डिस्क्रिमिनेटिंग वाले में। इसमें पहली 2 लाइन टिक कर लो। अरे मरे आए ना, यहाँ तक AMR तक। Discriminating monopolies maximize its profit by producing the level of output at which MR intersect the aggregate AMR curve। ये तक टिक करो। फिर उसके अगले पैराग्राफ में आओ और अगले पैराग्राफ में पहली 3 लाइन 4 लाइन टिक कर लो इक्वल तक। ये वंस द टोटल आउटपुट से लेकर इक्वल तक पूरा टिक कर लो। और नहीं, आगे का भी करना है, ये भी करो टिक। मैक्सिमाइज तक लो इसे। यार पूरा ही टिक करो इसको। ये पूरा टिक कर लो। अब अगले पेज पे आ जाओ और ये तीनों कर्व टिक करो, A, B और C, टोटल मार्केट। और ये लास्ट पैरा टिक कर लो, ये अनदर से लेकर OP2 तक। अब मैं पूरा समझाता हूँ आपको वर्ड टू वर्ड। हो गया, सामने देखो, बिल्कुल सामने देखना, बिल्कुल सामने। लास्ट टॉपिक है, उसके बाद आप लोगों का क्या शुरू हो जाएगा, मोनोपोली। नहीं, इसके इकोनॉमिक इफेक्ट है, फिर मोनोपोलिस्टिक शुरू होगा। देखो इधर मोनोपोली में, अरे डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में सबसे पहले आपको ये देखना है कि ओवरऑल भले आप A मार्केट में बेचो कि B मार्केट में बेचो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो वही रहेगी कि MR MC के बराबर हो। तो इस मार्केट से जो मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा है मान लो 15 और इस मार्केट से मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा है 24, तो 15 और 24 कितने होते हैं, 39। तो उसे हमने AMR नाम दिया है, एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू। क्या नाम दिया है, जो इसके और इसके मार्जिनल रेवेन्यू का सब टोटल है। तो इसका MR A, इसका MR B और दोनों को जोड़ेंगे तो AMR। क्या नाम दिया है हमने, ये AMR एग्रीगेट, ये मार्जिनल रेवेन्यू है। मार्जिनल कॉस्ट ये जबरदस्ती बना देता है, काम की नहीं होती हमें तो। अरे एवरेज कॉस्ट,
एवरेज रेवेन्यू, AR से हमें कोई लेना देना नहीं है, आप तो MR पे फोकस करना है। ये AMR है, सुनना इधर, ये AMR है। अब ये जो AMR है ये MC के इक्विलिब्रियम में आना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया। ये पहले आएगा, पहले आपको A मार्केट और B मार्केट का इक्विलिब्रियम नहीं निकालना, पूरे का निकालना है, पूरे से ही आएगा। यही सब चीज टिक कराई है मैंने। तो AMR एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, वो यहाँ हो गया, ये इक्विलिब्रियम है। इससे जो प्राइस निकली है ना वो इनके लिए इक्विलिब्रियम प्राइस है। देखो ये चल रही है, आपको इस पे ही बेचना चाहिए, ये आ गया। अब ये इक्विलिब्रियम ऐसे अचीव नहीं होगा क्योंकि यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू कम है और यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है। यहाँ आपको मार्जिनल रेवेन्यू 15 ही मिल रहा है, यहाँ आपको मार्जिनल रेवेन्यू 24 मिल रहा है, और ये एवरेज रेवेन्यू है। एवरेज रेवेन्यू जो भी है 10 है, 12 है, 30 है, 40 है, वो इक्विलिब्रियम से हमें पता चल गया। अब आपको जिस मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है आप वहाँ बेचते रहोगे क्योंकि आपको ज़्यादा मिल रहा है, और जिस मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू कम है आप वहाँ से यूनिट शिफ्ट करते रहोगे। तो A मार्केट से लोगे हमारे एग्जांपल के हिसाब से, और वो से कहाँ बेचोगे, B मार्केट। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा क्योंकि यहाँ पे कम मिल रहा है वहाँ ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है वहाँ ज़्यादा बेचोगे। उसके बाद आपको वो जो चीज़ स्टार्टिंग में समझाई ना वो लगने लग जाएगी। जैसे जैसे आप, यही चीज़ लिखी हुई है इसमें, जैसे जैसे आप एक मार्केट में से यूनिट्स उठाते जाओगे उस मार्केट में सप्लाई और दूसरे मार्केट में सप्लाई, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे यहाँ पे MR क्या होने लगेगा, कम, और यहाँ MR क्या होने लगेगा, बराबर, और वहाँ पे आपको यूनिट शिफ्ट करने से कोई प्रॉफिट नहीं होगा और वहीं आपको रुक जाना है। वही इक्विलिब्रियम है A और B का। तो पहले मार्केट का इक्विलिब्रियम आएगा और फिर किसका आएगा, A का और B का। इक्विलिब्रियम तो तभी आएगा जब MR और MC क्या होंगे, इक्वल होंगे, और उस MR और MC के इक्वल पे जो प्राइस चल रही है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है। लेकिन ये दोनों मार्केट रुकेंगे नहीं। कब तक नहीं रुकेंगे, जब तक इन दोनों मार्केट का MR सेम नहीं आ जाता। तो आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा कि डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में इक्विलिब्रियम कब अचीव करते हैं, तो आप बोलोगे व्हेन MR ऑफ मार्केट A इज इक्वल टू MR ऑफ मार्केट B। यही टिक कराया है मैंने तुम्हें कि जब दोनों का MR क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और वो क्या डायरेक्ट हो जाएगा ऐसे ही नहीं, कब होगा, आप एक लेवल ऐसा आएगा जब इस मार्केट से यूनिट्स लेकर इस मार्केट में डालते रहोगे, फिर एक समय ऐसा आएगा जब इस मार्केट में सप्लाई धीरे धीरे कम हो जाएगी और इस मार्केट में सप्लाई धीरे धीरे, और आप इक्विलिब्रियम कभी ना कभी अचीव कर लोगे। ये हो गया पूरा इक्विलिब्रियम। एक टॉपिक लास्ट है जो होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको पहले पढ़ा के होमवर्क दे रहा हूँ, सुन लो। इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ मोनोपोली। यहाँ देखो मैंने तुम्हें पूरा मोनोपोली पढ़ाया, आपको इसके इफेक्ट रीड करके आना है। कुछ टेक्निकल नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ क्या इफेक्ट होते हैं। एक मोनोपोली का इफेक्ट है कि देश में कुछ हाथों में कंट्रोल चला जाएगा, खराब है। एक मोनोपोली का इफेक्ट ये है, सुन ले इधर, कि जब कुछ ही हाथों में कंट्रोल चला जाएगा तो आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, आपकी चॉइसेस खत्म हो जाएंगी, कैपिटलिज्म बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, रिच और रिच होता जाएगा, पुअर और पुअर होता जाएगा। वैरायटी कम मिलने की वजह से इनोवेशंस खत्म हो जाएंगे देश में। क्या खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक ही जना बना रहा है, उसको पता है उससे सब लेंगे ही सही, और वो अपने प्रोडक्ट में ज़्यादा चेंजेस, उसको पता है उसकी मोनोपोली है। इस तरीके से इसके इफेक्ट दे रहे हैं। ये तो मैंने सारे नेगेटिव इफेक्ट बताए, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं मोनोपोली के, होते हैं। कब होते हैं, जब मोनोपोली गवर्नमेंट की हो। जैसे रेलवे अगर गवर्नमेंट की ना होती, प्राइवेट सेक्टर इसमें आ गया होता तो रेलवे की हालत और बुरी होती। अमीरों के लिए अच्छा हो जाता, वो गरीब तो मर जाता। ये 2-4 जनरल डिब्बे दिखते हैं ना तुम्हें, ये भी खत्म हो जाते हैं। ये जो थोड़े बहुत स्लीपर कोचेस बचे हुए, ये भी सब फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, सारी लग्जरी ट्रेनें। हर ट्रेनें अच्छी अच्छी जगह पे रुकेगी, छोटे मोटे गांव गठेड़े पे कोई नहीं रुकेगा। तो रेलवे में मोनोपोली होना पॉजिटिव है, वहाँ मोनोपोली है क्योंकि गवर्नमेंट सबके ध्यान में रखकर रेलवे चलाती है। यहाँ अगर प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा तो जो हालत आज एयरलाइन कंपनीज़ की है, एयरलाइन कंपनीज़ ने इतनी गंद मचा रखी है, अभी 8-8, 10-10 घंटे फ़्लाइटें लेट होती है, कोई रिफंड नहीं मिलता। बैग किस फ़्लाइट में आ रहा है, आप किस फ़्लाइट में आ रहे हो, कुछ भी चीज़ चल रही है, फेयर कितना भी फ्लेक्सिबल फेयर है। आज मैंने एक टिकट कराई है, वो 25 में कराई है, वो 50,000 भी हो सकती है। इतने घटिया रूल है ना एयरलाइंस कंपनी के, आप पढ़ना कभी भी, शायद आपको इतना ट्रैवल नहीं किया होगा अपने एयर में, लेकिन आप करोगे और जब आगे जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एयरलाइन कंपनीज ने कितनी गंद मचा रखी है, ठीक है। और जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वो भी कुछ नहीं करती इस मामले में।
सबको पता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ एयरलाइन कंपनियों के लिए आए दिन ट्वीट करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, कि हमारे साथ ये परेशानी हुई, हमें यहाँ तक बिठा के रखा, इतनी इतनी लेट, किस रेलवे में क्या, किस एयर में जाना था, किस में जा रहे हैं, क्या टाइम था। ठीक है, बहुत बेकार सिस्टम है एयरलाइंस का, जबकि प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पे सब कंपटीशन भी है, फिर भी हमें अच्छी। तो हमेशा कंपटीशन आपको बेहतर दे ज़रूरी नहीं है, मोनोपोली भी कई बार आपके लिए बेहतर होती है। इसका एग्जांपल है रेलवे। समझ गए? ये यहाँ लिखे हुए हैं, एक बार रीड करके आना। मैं कल आपको मोनोपोलिस्टिक पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ाऊँगा? फिर लॉन्ग रन बचेगा। धन्यवाद, बंद कर दो भाई।